Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, जैसे कि हाँ आप जानते हैं हमने चैप्टर 7 आवर पास्ट पार्ट 2 स्टार्ट किया है, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। 7 लेसन है सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। तो जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने ये रीड कर चुके हैं कि कैसे हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन के बारे में ब्रिटिश ने कैसे सोचा कि भारतीयों को एजुकेशन दी जाए। फिर हमने विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा कि 1783 में वो कैसे कलकत्ता में आए थे एज ए जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में। वो कैसे अलग अलग लैंग्वेज की उसने स्टडी की थी। फिर हम यहाँ हेनरी थॉमस से कोलब्रुक के बारे में, जिसने उसके साथ मिलकर यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ की जो हमारा एंशियंट पार्ट था उसकी ग्लोरी को दोबारा वापस लाने में उन्होंने कैसे मदद की। लेकिन फिर बाद में मैकाले के द्वारा ग्रेव एरर ऑफ द ईस्ट, मैकाले के द्वारा जो कमियां बताई गई कि हमारी जो एजुकेशन में जो कमियां हैं उनके बारे में हमने समझा। और फिर मैकाले के द्वारा ये यहाँ बता गई और जो पहला मदरसा बनाया गया था या हिंदू इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज बनाया गया था, तो इनकी बजाय वहाँ पर उनको क्या बोला गया, टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इन डिके। तो ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस कहा किसके द्वारा कहा गया था, मैकाले के द्वारा था। अब हम करते हैं यहाँ साइड में एजुकेशन ऑफ वाइज, सॉरी लैंग्वेज ऑफ वाइज, भाषा किसकी, बुद्धिमानों की। एम्फिसिसिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, मैकाले डिक्लेयर्ड, मैकाले के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि किसको पढ़ाया जाए, इंग्लिश को सिखाया जाए, इंग्लिश को पढ़ाया जाए। इंग्लिश को पढ़ाने की जोर देते हुए मैकाले ने कहा ऑल पार्टीज सीम टू बी एग्रीड ऑन वन पॉइंट, सभी जो पार्टीज हैं, सभी पक्ष हैं, इस बात पर सहमत दिखाई दे रहे हैं दैट द डायलेक्ट्स कंपनी स्पोक अमंग द नेटिव्स, यानी कि आम देश भारत के लोगों को आमतौर पर जो बोली जा रही यहाँ की जो लैंग्वेज है, न तो उसमें एजुकेशन है, कंटेन नाइदर लिटरेसी, न तो उसमें साहित्य है, नॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई वैज्ञानिक सूचना है। एंड आर मोर ओवर सो पुअर, और उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पुअर एंड र्यूड है। एंड अनटिल दे आर एनरिच्ड फ्रॉम सम अदर क्वेटर्स इट विल नॉट बी इजी। तो अगर हम उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो भाषा है वो इतनी पुअर है, रूड है, तो अगर को हम सूत्रों से उनको समृद्ध नहीं बनाया जाए, इनके किसी भी तरीके से उसको हम पावरफुल नहीं बना सकते हैं, वो इतनी पुअर है। अगर पुअर लैंग्वेज है तो उसको हम आसानी से इजी टू ट्रांसलेट एंड वैल्यूएबल वर्क इनटू देम, नहीं हम किसी उसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं किसी वैल्यूएबल काम के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज के बारे में मैकाले ने कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है, ईस्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही पुअर है, रूड है। इस लैंग्वेज का प्रयोग हम ना तो किसी वैल्यूएबल वर्क में कर सकते हैं, ना इसका ट्रांसलेट में। इसलिए यहाँ के लोगों को क्या शिक्षा दी जाए, इंग्लिश पढ़ाई जाए। किसके द्वारा बताया गया है, ये मैकाले के द्वारा बताया गया है 2 फरवरी 1835 में। अब हम यहाँ देखते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स, व्यापार के लिए शिक्षा कैसे दी गई थी लोगों को। कॉमर्स व्यवसाय के लिए, इनके व्यवसाय बनाना, शिक्षा को कैसे यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था। 1854 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन के अंदर सेंट ए एजुकेशनल डिस्पैच टू गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लंदन में स्थित है कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स, भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा कि भारत के अंदर हम एक एजुकेशन देना चाहते हैं, उसके बारे में एक लेटर लिखकर भेजा लंदन के अंदर कोर्ट ऑफ डॉक्टरेट के अंदर। इश्यूज बाय चार्ल्स वुड, जिसमें इसका जो चार्ल्स वुड था वो था प्रेसिडेंट था इस बोर्ड का जो एजुकेशन देने के लिए बनाया गया था। कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी पर कंट्रोल कर रहा था, इट हैज कम टू नोन एज ए वुड डिस्पैच, इस जो नोट भेजा गया था वो किस नाम से जाना गया था, वुड डिस्पैच के नाम से। आउटलाइनिंग द एजुकेशनल पॉलिसीज दैट वाज टू बी फॉलोड इन इंडिया, उसमें बताया गया था कि जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसको भारत में फॉलो किया जाए। It emphasized once again the practical benefit of a system of European learning as opposed
टू ओरिएंटल नॉलेज। तो इस वुड डिस्पैच में क्या बताया गया था, वुड का नीति पत्र के नाम से जाना गया था, कि इस डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि भारत के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाएगी, लागू की जाएगी, उसको बताया गया था, उसको दोहराया गया था। तो उसमें बताया गया था ओरिएंटल्स नॉलेज यानी प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर वहां पर यूरोपियन एजुकेशन लर्निंग दी जाने की कोशिश की जा रही है, जो किसके लिए बेनिफिशियल होगी, प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा, उसका व्यावहारिक रूप से फायदा अंग्रेजों को ही होगा। ऐसा नोट लिखकर भेजा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कब? 1854 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अध्यक्ष था उस टाइम पे वुड, उसके नाम से ही एक लेटर बनाकर, एक नोट बनाकर भेजा गया था और बताया गया था उसकी एजुकेशनल पॉलिसीज के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार ये हमारे अंग्रेजों के लिए, अगर हम भारतीयों को एजुकेशन देते हैं तो वो हमारे लिए कैसे उपयोगी रहेगी। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ डिस्पैच 22 वाज इकोनॉमिक। सबसे पहला क्या फायदा था इसका? इकोनॉमिक फायदा था इस जो डिस्पैच का। यूरोपियन लर्निंग यानी कि जो यूरोपियन एजुकेशन यहाँ दी जाएगी, इट सेड वुड एनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टू मेक देम सी द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। तो हम अपनी यूरोपियन एजुकेशन के द्वारा इंडियंस को ट्रेड और कॉमर्स के बारे में, व्यापार और वाणिज्य के बारे में भी जो प्रॉफिट हैं, फायदे हैं, उनके बारे में समझा सकेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे कि संसाधनों का जो डेवलपमेंट्स है, रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट्स है वो कैसे किया जाएगा, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में ही अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीय लोगों को समझाया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन, क्या इंट्रोड्यूस किया जाएगा? यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ, जो यूरोपीय लोगों के जीवन का तरीका वो बताया जाएगा। वुड चेंज देयर टेस्ट डिजायर, लोगों की जो टेस्ट हैं, रुचियां हैं, डिजायर हैं, इच्छाएं हैं, क्रिएट ए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स, और लोगों के दिमाग में अंग्रेजी वस्तुओं की डिमांड को बढ़ाया जाएगा। फॉर इंडियन वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाय थिंग्स दैट प्रोड्यूस इन इंडिया, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं की मांग को बढ़ाया जाएगा और यूरोप से बनी हुई चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे अगर हम उनको यूरोपीय लैंग्वेज को सिखाएंगे। तो ये सब किस में बताया गया था? वुड डिस्पैच में, वुड की नीति पत्र में बताया था कि कैसे हम भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देकर अपने लिए हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यू दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन। उसने कहा कि अगर वुड डिस्पैच को हम यहाँ अपनाते हैं तो अगर यूरोपीय एजुकेशन लोगों को देते हैं, उनकी जो मोरल कैरेक्टर है, नैतिकता का जो कैरेक्टर है, वो भी उसमें सुधार हो जाएगा, उनका नैतिक चरित्र का भी सुधार हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड हॉनेस्ट। उसने कहा कि वो ज्यादा ट्रूथफुल है, सच्चे हैं, ईमानदार हैं। थस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स यू कुड बी ट्रस्ट एंड डिपेंड अपॉन। तो इस प्रकार हम कुछ सिविल सर्वेंट को अपने देश के पास भेज सकते हैं, भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी, वो ईमानदार बने रहेंगे, सत्यवादी बने रहेंगे अगर हम उनको अपनी अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन देते हैं। द लिटरेचर्स ऑफ द ईस्ट वाज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव्स एरर, जो साहित्य है, जो भारत का साहित्य है, न केवल कमियों से, गलतियों से भरा पड़ा है। इट कुड आल्सो नोट instill in people a sense of duty and commitment to work, not could it develop the skill required and for administration। तो उन्होंने कहा कि जो ईस्ट का लिटरेचर है, भारत का जो साहित्य है, वह न केवल गलतियों से भरा हुआ है, बल्कि लोगों में न तो काम के प्रति अपनी ड्यूटी को सेंस देता है, यानी कि वो जो है भारत की एजुकेशन है, न तो काम के प्रति उनकी ड्यूटी की सेंस है, न ही अपने समर्पण का जो भाव है वो उनके अंदर पैदा हो सकता है। इसलिए और न ही उनके अंदर जो आवश्यक स्किल है, स्किल की रिक्वायर्ड है, वो उसमें डेवलप की जा सकती है। कौन सी एजुकेशन के द्वारा? ईस्ट एजुकेशन की द्वारा। किसकी यहाँ पर एजुकेशन का ज़्यादा बेनिफिशियल बता रही है? यूरोपियन लैंग्वेज को ज़्यादा बेनिफिशियल बता रहे हैं। ईस्ट मीन भारत की जो एजुकेशन है वो ज़्यादा कमियां बताई जा रही हैं। किसके द्वारा? ब्रिटिशर के द्वारा। फॉलोइंग द 1854 डिस्पैच, जो 1854 का डिस्पैच है, वुड डिस्पैच है, सेवरल मेजर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया गया, उसके बारे में समझाया गया।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स वर सेटअप एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मैटर रिगार्डिंग एजुकेशन। तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, शिक्षा का जो विभाग था, शिक्षा विभाग का गठन किया गया, बनाया गया था, सेटअप किए गए थे और उसका कंट्रोल किया गया था सभी मामलों पर। शिक्षा के जो मामले हैं उन पर इसी डिपार्टमेंट का कंट्रोल रहेगा। स्टेप वर टेकन, कौन से? एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो वुड डिस्पैच डिपार्टमेंट था, पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पर इसी डिस्पैच का क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। स्टेप वर टेकन टू एस्टैब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसके साथ साथ भी जो यूनिवर्सिटी शिक्षा का विकास करने के लिए भी स्टेप उठाए गए थे 1857 में। वाइल द सिपोय रोज इन रिवोल्ट इन मेरठ, मेरठ के अंदर जो सिपाही थे उनके द्वारा 1857 का जो विद्रोह किया गया था, रिवोल्ट किया गया था मेरठ और दिल्ली के अंदर। यूनिवर्सिटीज वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, यूनिवर्सिटी कहाँ का बनाई गई थी? कलकत्ता के अंदर, मद्रास के अंदर, जो बम्बई के अंदर, जो मुख्य रेसिडेंसी शहर थे उन शहरों के अंदर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई। अटेम्प्ट वर आल्सो मेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस विद इन द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके साथ साथ ही यूनिवर्सिटीज सेटअप के साथ साथ भी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी चेंजेस करने की जो बातें थी, बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सब अंग्रेजों के यूरोपियन एजुकेशन फैलाने के तरीके अपनाए जा रहे थे। अब यहाँ देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर यूरोपियन नॉलेज, कैसे एक आर्ग्यूमेंट दिया गया है। वुड डिस्पैच जो 1854 में अपनाया गया था। मार्क फाइनल ट्रिम्फ ऑफ दोज हु अपोज्ड ओरिएंटल लर्निंग, उनके द्वारा इसका जो ओरिएंटल एजुकेशन का विरोध करते थे उनके लिए एक ये निर्णय था एक टाइप का कि उनका विरोध नहीं, उनका विरोध जो किया जा रहा है, जो विरोध कर रहे हैं यूरोपियन एजुकेशन का विरोध कर रहे हैं ओरिएंटल वाले, तो उसके ऊपर एक संकेत दिया गया था विजय का, निर्णय लेने का। वी मस्ट emphatically declare that the education which we desire to see extended in India, that which has for its objects the diffusions of improved art, service, philosophy and literature of Europe in यूरोपियन नॉलेज, इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज। तो इसमें क्या बताया गया है कि जोर देकर इस बात को कहा आ गया है कि भारत में हम जिस प्रकार की शिक्षा को देना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की क्या करना है? आर्ट को बढ़ावा देना है, सर्विस सेवाओं को बढ़ावा देना है, फिलोसफी को बढ़ावा देना है, साहित्य को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार से वो यूरोपीय एजुकेशन को भारत के अंदर अपनाना चाहते हैं, न कि भारत की या एशिया का जो साहित्य है उसकी एजुकेशन को यहाँ पर वो नहीं अपनाना चाहते हैं, सिर्फ यूरोप की एजुकेशन को यहाँ अपनाना चाहते हैं। जो ओरिएंटल है, एशिया की जो एजुकेशन है उसको ये दबाना चाह रहे हैं। तो ये हमने अब ये दिखाया गया है, ये है यूनिवर्सिटी जो बनाई गई थी 1917 में। ये यहाँ पे बॉम्बे के अंदर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1917 के सेंचुरी के अंदर। तो ये पहली यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 19 सेंचुरी में, 19वीं सदी में। नेक्स्ट हम यहाँ करते हैं डिमांड ऑफ मॉरल एजुकेशन। तो किस प्रकार विलियम कैरी के द्वारा, जो स्कॉटलैंड के एक मिशनरी थे, स्कॉटलैंड मिशनरी थे, कैसे यहाँ पर नैतिक शिक्षा के लिए उन्होंने जोर डाला था। तो हम यहाँ देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन was strongly criticized क्रिश्चियन मिशनरी इन इंडिया 19th सेंचुरी में दबाव डाला गया था कि यहाँ पर नैतिक एजुकेशन पर ज़्यादा, यानी कि व्यवहारिक जो शिक्षा है, प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उसके ऊपर जोर दिया जाए। ये किसके द्वारा विरोध किया गया था यूरोपियन एजुकेशन का? जो ईसाई मिशनरी थी, ईसाई जो प्रचारक थे उनके द्वारा भारत में यूरोपियन एजुकेशन का विरोध किया गया था। द मिशनरी फेल्ट दैट एजुकेशन शुड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पीपल, उन्होंने इन प्रचारकों ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों का चरित्र में सुधार करना होता है, मोरल कैरेक्टर में सुधार करना होता है। मोरलिटी कुड बी इम्प्रूव ओनली थ्रू क्रिश्चियन एजुकेशन, तो वो कह रहे थे अगर मोरलिटी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किसके द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं? क्रिश्चियन एजुकेशन, ईसाई शिक्षा के द्वारा। Until 1813 the East India Company was opposed to missionary activities। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी
जो इन गतिविधियों से, एक्टिविटी से अपोज थी, विरोधी थी। इट फियर दैट मिशनरी एक्टिविटीज वुड प्रोवोक ए रिएक्शन अमंगस्ट द लोकल पॉपुलेशन एंड द मेक देम सस्पिशियस ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया। तो उनको डर लग रहा था कि स्थानीय जो जनता है कहीं उनके बीच असंतोष न पैदा कर दें। कौन? ये जो ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, ये जनता के अंदर असंतोष पैदा ना कर दें और वो भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को अब शक की नजर से, किसकी, सस्पिशियस, संदेह की नजर से ना देखना शुरू कर दे। अनेबल टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज। तो वो कहीं कोई भी संस्था न खोल पाने के कारण, न खोल पाए यहाँ पर मिशनरी सेटअप मिशन एट श्रीमपोर इन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, इन्होंने अपना एक मिशन खोला सेरामपुर में। तो जो कौन सा इलाका था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आता था। इसी इलाके में उन्होंने एक अपना मिशन सेटअप किया और 1800 में यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस लगा, प्रिंटिंग प्रेस का सेटअप किया और कॉलेज एस्टेब्लिश्ड। और यहाँ पर 1818 में अपना एक कॉलेज बनाया। वो ओवर द 19वीं सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के बाद मिशनरी स्कूल वर सेटअप ऑल इंडिया। मिशनरी स्कूल ओपन किए गए थे पूरे भारत के अंदर। आफ्टर 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज रेलुकेट्स डायरेक्टली सपोर्ट मिशनरी एजुकेशन। तो 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा इन जो क्रिश्चियन मिशनरी थे इनकी सहायता देने से आनाकानी करने लगी, इनकी सहायता करने से मना करने लगी, डायरेक्ट सपोर्ट करने से। देयर वाज ए फीलिंग दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिस, बिलीफ्स, रिलीजन, आइडियाज माइट नेटिव ओपिनियन। तो उस प्रकार सरकार को लगता था, अंग्रेज सरकार को लगता था कि ये लोगों के रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, धर्म, जो उनके मूल मान्यताएं हैं, कहीं उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं कर रही है, जनता को तो नहीं भटका रही है। तो अब यहाँ पूछ सकते हैं विलियम कैरी कौन है? ये स्कॉटिश मिशनरी हैं जो भारत के अंदर यूरोपीय एजुकेशन के खिलाफ थे और भारत के अंदर क्रिश्चियन एजुकेशन को लाना चाहते थे, ईसाई शिक्षा को लाना चाहते थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस शिक्षा को लाने के लिए उनका साथ नहीं दे रही थी। अब ये देख रहे हैं हम नीचे, ये श्रीरामपुर कॉलेज बनाया गया था हुगली रिवर के आसपास कलकत्ता के अंदर। तो ये कॉलेज बनाया गया था। नेक्स्ट पेज पर हम, व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल्स, क्या हुआ जो लोकल स्कूल थे, स्थानीय स्कूल थे, बच्चों को पढ़ने के लिए थे। डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स? अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इस बारे में आपने कोई अंदाजा लगाया है? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल्स? आपको कभी सोचा होगा कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे? एंड इफ दे वर स्कूल व्हाट हैपन टू दीज अंडर ब्रिटिश रूल? क्या अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश आने के बाद, अंग्रेजों के आने के बाद उन स्कूलों का क्या हुआ होगा? रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम की एक रिपोर्ट के द्वारा हम पता करते हैं। यहाँ 1830 में विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी, स्कॉटलैंड के मिशनरी थे। टूर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, बंगाल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसने टूर किया था, घूमा था। एंड बिहार के अंदर, बिहार और बंगाल के अंदर। ही हैड बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन द वर्नाकुलर स्कूल्स। तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की करने का जिम्मा सौंपा गया था उन देशी स्कूलों की शिक्षा की क्या प्रोग्रेस है, क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का तैयार करने का जिम्मा किसको सौंपा गया था? विलियम एडम को। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इन इंटरेस्टिंग, जो एडम के द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी वो इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी। तो क्या रिपोर्ट थी? एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला। अंग्रेजों को यहाँ आने से पहले भारत के अंदर एडम ने बताया कि कितनी पाठशालाएं मिली, 1 लाख। इन बंगाल एंड बिहार, सिर्फ 2 स्टेट्स के अंदर। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन, ये छोटी छोटी संस्थाएं थी। विद नो नंबर मोर देन 20 स्टूडेंट्स। एक पाठशाला में 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे। बट द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग टोट इन दिस पाठशाला वर कंसिडरेबल ओवर 2 lakhs। लेकिन इन पाठशाला के अंदर जो टोटल विद्यार्थी थे वो 20 लाख से ज्यादा संख्या थी। पर पाठशाला में ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते, लेकिन पाठशाला ज्यादा थी, उसमें ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या 20 लाख से ऊपर थी। दीज इंस्टीट्यूशन वर सेटअप बाय वेल्थी पीपल, ये जो संस्थाएं बनाई गई थी ये अमीर लोगों के द्वारा बनाई गई थी। लोकल कम्युनिटी, जो
स्थानीय समुदाय के लोगों के द्वारा। एट टाइम दे वर स्टार्टेड बाय ए टीचर, तो उस समय उन्होंने एक गुरु के द्वारा जो पाठशालाएं शुरू की गई थी वो उस समय वहां पर सब स्टार्ट की गई थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लैक्सीबल, तो शिक्षा का जो तरीका था वो बहुत ही फ्लैक्सीबल था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट द टाइम, कुछ चीजें जो स्कूलों से उम्मीद करते हैं जो आज की पाठशालाओं में भी मिलती हैं वो उस समय भी मिलती थी। देर वर नो फिक्स्ड, लेकिन वो फिक्स नहीं होती थी, जिनकी फीस फिक्स नहीं होती थी। नो प्रिंटेड बुक्स, किताबें छपी हुई नहीं होती थी। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, नो स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं होती थी अलग से। नो बेंचेज, नो चेयर्स, नो ब्लैक बोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेज, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशंस, नो रेगुलर टाइम टेबल। ये सारी सुविधाएं उस समय नहीं होती थी। एक गुरु होता था, अपने अकॉर्डिंग उसको जो नॉलेज होती थी वो नॉलेज बच्चों को देता था। कहीं पर पेड़ों के नीचे बैठकर, खुले एरिया में बैठकर, जमीन पर बिठाकर स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन देती थी। तो ये उस टाइम पे ना एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, ना टाइम टेबल होता था, ना ब्लैक बोर्ड होता था, ना चेयर होती थी, ना बेंच होते थे, ना बिल्डिंग होती थी, ना कुछ फिक्स्ड फी होती थी। जो बच्चों का होता था उनके पास वो उसको टीचर को दे देती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड एंड बैनियन ट्री, कुछ स्थानों पर तो जो बरगद का पेड़ होता था उसके नीचे क्लासेस लगती थी। इन अदर प्लेसेज इन द कॉर्नर ऑफ ए विलेज शॉप और टेम्पल, इन कुछ गांव के अंदर तो जो टेम्पल होते थे, मंदिर होते थे, दुकान होती थी, उनके कोनों में बिठाकर बच्चों को पढ़ाया जाता था। इन अदर प्लेसेज एट द गुरु होम, कई बार टीचर के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। फी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, जो फी उस टाइम डिपेंड होती थी वो इनकम पर डिपेंड होती थी कि पेरेंट्स की क्या इनकम है। रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, जो अमीर होते थे वो ज्यादा पे करते थे गरीब की बजाय। टीचिंग वाज ओरल, ओरल मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। गुरु डिसाइड व्हाट टू टीच, गुरु ही बताता था क्या शिक्षा देनी है, क्या पढ़ाना है। अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग ध्यान रखा जाता था। स्टूडेंट वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, तो वह अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था विद्यार्थियों को। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग, तो उनके जो लेवल ऑफ लर्निंग था, सीखने का जो लेवल था, उसके आधार पर अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग शिक्षा देते थे। एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स, तो इस प्रकार जो फ्लेक्सिबल जो सिस्टम बनाया गया था ये उनकी अपने अकॉर्डिंग, जरूरतों के अकॉर्डिंग बनाया गया था। क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, यानी कि जो क्लासेस नहीं लगती थी जब फसलों की कटाई का टाइम होता था, हार्वेस्टिंग का टाइम होता था। वैन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क इन द फील्ड्स, जो गांव के लोग थे वो अपने बच्चों से काम करवाते थे खेतों में। पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड, तो दोबारा पाठशालाएं शुरू तब जब करवाई जाती थी जब अनाज को, फसल को काट दिया जाता था और अनाज को स्टोर किया जाता था, घर पर रख दिया जाता। दिस मींट दैट इवन चिल्ड्रन टू पिशेंट फैमिलीज कुड स्टडी, तो इस प्रकार से हमें पता चला था, क्या रिजल्ट रहा कि सभी जो पिशेंट्स थे, किसान थे, उनके बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। तो ये हम अपने ब्रिटिशर के आने से पहले हमारे यहाँ किस प्रकार की एजुकेशन थी इसके बारे में हमने देखा है। न्यू रूटीन्स, न्यू रूल्स, तो अब नए रूटीन के लिए नए रूल बनाए गए थे। ये कैसे बनाए गए थे इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। अप टू द मिड 19th सेंचुरी, कब की बात चल रही है, 19th सेंचुरी के मिड की। एंड कंपनी वाज कंसर्न प्राइमरी विद हायर एजुकेशन, प्राइमरी से लेकर हाईली एजुकेशन तक जो कंपनी थी वो चिंतित थी। इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस, जो स्थानीय पाठशाला थी उनका जो काम था वो चलता रहा बिना किसी इंटरफेरेंस के, हस्तक्षेप के। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, तो कंपनी के द्वारा क्या डिसाइड किया गया कि जो शिक्षा है उसमें सुधार लाने का फैसला किया गया था। जो वर्नाकुलर एजुकेशन यानी कि देशी लैंग्वेज में जो एजुकेशन दी जाती है उसमें सुधार करने का सोचा था, इम्प्रूव करने का। इट फेल्ट दैट could be done by the introducing order with the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections, तो इसमें क्या बताया गया, सुधार करने के लिए कुछ बदलाव किए गए थे शिक्षा की। कंपनी का मानना था कि शिक्षा में सुधार करने के लिए कुछ बदलाव करने जरूरी है। वो बदलाव क्या क्या है कि रूटीन से काम करवाया जाए, यानी कि रूटीन हर डेली काम करवाया जाए, रूल्स बनाए जाए, और जो रेगुलर इंस्पेक्शंस है, जांच पड़ताल है, निरीक्षण का काम वो किया जाए। हाउ वाज दिस इज डन, कैसे किया जा सकता है ये,
कैसे किया जा सकता था? व्हाट मेजर डिड द कंपनी अंडरटेक, किस प्रकार की कंपनी कदम उठाएगी? इट अपॉइंट ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, क्या सरकार के द्वारा बहुत सारे पंडितों को अपॉइंट किया जाएगा, नौकरी पर रखा जाएगा? या ईच इंचार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल्स, यानी कि एक इंचार्ज बनाया जाएगा 4 या 5 स्कूलों की चेकिंग करने के लिए। द टास्क ऑफ पंडित वाज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, क्या पंडितों को कहा जाएगा कि वो वहां जाकर चेक करें कि किस प्रकार की जो शिक्षा वहां दी जा रही है। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल, क्या प्रत्येक अध्यापक को पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए बोला जाएगा, या जो रेगुलर टाइम टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग क्लास लगाई जाएंगी। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक ऑन लर्निंग वाज टू बी टीच्ड थ्रू ए सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, जो शिक्षा दी जाएगी वो जो टेक्स्ट बुक है किताबों के आधार पर दी जाएगी, न कि ओरली। लर्निंग दी जाएगी वो किसके आधार पर? टेस्ट किए जाएंगे, सिस्टम एनुअल एग्जाम्स, जो वार्षिक एग्जाम होते हैं उन वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू पे रेगुलर फीस, और विद्यार्थियों को रेगुलर फीस दे जाने के लिए कहा गया। एंड अटेंड रेगुलर क्लास अटेंड करने के लिए रेगुलर पे देनी होगी, यानी कि पे करनी होगी, जो फीस होती है वो पे करनी होगी। सिट ऑन फिक्स्ड सीट, अपनी एक सीट पर बैठना होगा। ओबे द न्यू रूल ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की जो रूल बनाए गए उनको ओबे करना होगा, मानना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं पाठशाला विच एक्सेप्ट्स द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट्स ग्रांट्स, तो पाठशालाओं के द्वारा इन नए रूल्स को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया कि सरकार के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाएगा, सरकार के द्वारा कुछ सहायता दी जाएगी, ग्रांट दिया जाएगा। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट्स, जो पाठशाला इन नई व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाएगी। अंग्रेजों के द्वारा नीति बनाई गई कि जो पाठशालाएं अंग्रेजों के अकॉर्डिंग काम करेंगी उनको सरकार की मदद मिलेगी, और जो पाठशालाएं सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी उनको मदद नहीं मिलेगी। ओवर द टाइम गुरु हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कंप्लीट विद द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलेटेड पाठशाला, तो कुछ जो गुरु थे, टीचर थे, वो जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उनको पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे, वो स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। इसलिए लेकिन वो बिना सरकारी सहायता के और बिना उनके नियमों से जो पाठशाला चलाने में वो क्या हो गए थे, कमजोर पड़ चुके थे, डिफिकल्ट लग रहा था। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कंस्टिट्यूट, इस प्रकार के नए नियम बनाना और नए रूटीन के जो काम है वो लागू करना। अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीसेंट फैमिलीज हैज बीन एबल टू गो टू पाठशाला, तो जिससे गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जाना शुरू कर दिए थे अंग्रेजों की मदद से, सरकार की मदद से। सिंस द टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा टाइम टेबल में फ्लेक्सिबल बनाया गया। डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांड्स रेगुलर अटेंडेंस, तो डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए रेगुलर अटेंडेंस होना जरूरी है। ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन द चिल्ड्रन पुअर फैमिली हैड टू वर्क इन द फील्ड्स, तो जब फसल की कटाई के टाइम में बच्चों का स्कूल आना जरूरी हो गया था। इवन इनएबिलिटीज द अटेंड स्कूल केम टू बी सीन इन द डिसिप्लिन एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ द डिजायर टू लर्न, तो अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता, यानी कि बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, इच्छा नहीं है सीखने की, इसलिए उसको पाठशाला में अनुशासनहीनता के नाम से जाना जाता था। तो वीडियो आज हम इतना ही करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।